WWH के हेडक्वार्टर के मीटिंग हॉल में एक घंघोर चुप्पी छाई हुई थी। पिछली रात टेक्सटाइल मिल में जो हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया था। वेदा जिंदा तो बच गए, लेकिन सवाल एक था कि वो शख्स कौन था। उनके सामने बैठे थे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट RN, प्रिया और स्मिति। सभी के चेहरे पर टेंशन साफ साफ दिखाई दे रही थी, पर RN सबसे पहले बोलता है। उसकी आवाज में गुस्सा तो था, पर उसने खुद पर काबू भी पाया हुआ था। मैं कहता हूं, वो आदमी जो कल ब्लैक रेवन की गोली के पीछे था, वो कोई आम इंसान नहीं था। वो उसी कल्ट का हिस्सा था जो लोग सर को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। ये सुनकर प्रिया हैरान होते हुए कहती है, कल्ट क्या मतलब? RN टहके हुए लहजे में कहता है, अरे हाँ, तुम्हें तो इन सब चीजों के बारे में ज्यादा पता नहीं। अरे कल्ट है, वो कल्ट है मैकुलस का। एक बार वेदा ने मैकुलस को हराया था तो उसने कहा था मेरे आदमी बदला लेंगे, और ये वही है, उनके कल्ट के आदमी। वो सर को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। सर के पास ताकतें हैं और वो कहते हैं तो अपने घुटने टेक दो या तो मारे जाओ। उस माहौल में भी सर मर जाते, पर शायद उन्हीं में से किसी ने उन्हें हल्का पुश किया। गोली दिल पर लगने वाली थी, पर हल्के पुश की वजह से वो कंधे पे जाकर लग गई, वरना सर मर जाते। वो सर को जिंदा रखना चाहते हैं, इसलिए कल जब वो ब्लैक रेवन का मेंबर उन्हें मारने वाला था तभी वो बीच में आ गया और बस सर को बचाकर वहां से चला गया। वो सर को मरने नहीं देंगे, वो बस उन्हें जिंदा रखेंगे और उन्हें अपना गुलाम बनाएंगे। जिस पर स्मिति कहती है, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, और ब्लैक रेवन वो उन्हें क्यों मारना चाहती थी? ये सुनकर RN बोला, ब्लैक रेवन उस कल्ट का हिस्सा नहीं है, उसका अपना मिशन है, आत्माएं कैप्चर करना, उन्हें बेचना। बीच में सर आ रहे थे तो इसलिए उन्हें मारना चाहती थी। खैर, वो उन्हें मारना चाहते थे, पर कल्ट चाहता है कि सर जिंदा रहे, इसलिए ब्लैक रेवन को वहां से जाना पड़ा। और शायद ब्लैक रेवन का लीडर ये जानता है कि वो कल्ट कितना ज्यादा ताकतवर है, इसलिए देखा नहीं, डर कर माफी मांग कर गया वहां से। सभी के चेहरे पर एक नई समस्या का बोझ दिख रहा था। एक तरफ ये कल्ट, एक और दूसरी तरफ एक मॉन्स्टर। तभी प्रेसिडेंट ने अपना एक हाथ मेज पर रखा और गहरी आवाज में कहा, ब्लैक रेवन वो एक ग्रुप नहीं रहा जो उसने कल उस टेक्सटाइल मिल में किया। मजदूरों की आत्माओं को खींचकर कैद किया और वल्चरमैन उनके कब्जे में, उनके बेस पर बहुत सारी आत्माएं होंगी। वो एक बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस इन आत्माओं को बेचने का, और उसके पास एक चलता फिरता खुद का नर्क है। उसके पास ऐसी बहुत सी ताकतें होंगी जो उसकी रक्षा करती होंगी, उसके बेस की भी। अब हमारे पास दो दुश्मन है, एक जो हमारे बारे में सब कुछ जानता है, हमें तोड़ रहा है, हमें अपना गुलाम बनाना चाहता है। दूसरा जो बाहर और आत्माओं का शिकार करता है। वेदा सबकी बातें सुन रहे थे। वो धीमे से बोले, मुझे उस आदमी की आंखें याद है, जैसे मेरी परछाई हो, जैसे मुझे समझ रहा था, या मैं उसे। प्रिया बोली, सर क्या कह रहे हैं आप? मुझे तो आपकी बात समझ नहीं आ रही, और अब हमें क्या करना चाहिए? प्रिया ने कहा, जिस पर RN एक सीधा जवाब देता है, सीधी सी बात है, हमें पहले ब्लैक रेवन को रोकना होगा और उस कल्ट का कुछ ना कुछ तो करना होगा। देखो, ब्लैक रेवन के पास बहुत सी ताकतें, वेपन्स हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। या तुम कुछ ऐसा प्लान बनाए कि वो कल्ट ही ब्लैक रेवन को खत्म करते। हम क्यों ना दो दुश्मनों को आपस में लड़ाते। वो सर को मरने नहीं देंगे, तो अगर ब्लैक रेवन सर को मारना चाहेगी तो मतलब वो सीधा कल्ट से ही दुश्मनी लेंगे। तो यहां पर हम एक प्लान बना सकते हैं। प्रेसिडेंट सबकी बातें सुन रहे थे। वो थोड़े बोल्ड टोन में बोले, RN तुम्हारी बात में दम तो है। अब ये लड़ाई सिर्फ सुपर नेचुरल नहीं रही, साइकोलॉजिकल भी हो चुकी है। हर कदम, हर शब्द हमारे मायने रखते हैं। जो प्लान तुमने बनाया है, हमें उस पर काम करना चाहिए। ये सुनकर वेदा ने तुरंत जवाब दिया, RN तुम्हारी बात सही है। वो चाहते हैं मुझे जिंदा ले जाना, मरा नहीं, पर ब्लैक रेवन चाहती कि मैं
मारा जाऊं, अगर मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी ब्लैक रेवन के साथ दुश्मनी हो, पर इसमें खतरा तुम सबकी जान पर भी बन सकता है। एक एक कदम हमें फूंक कर रखना होगा। यह बैठक एक युद्ध की घोषणा कर रही थी। दो दुश्मन, एक अंदर एक बाहर, और बीच में खड़े थे वेदा। वहीं दूसरी तरफ एक और युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। एक सुनसान पहाड़ी इलाका, वक्त के साथ टूटते हुए पत्थर और उनके पीछे छुपी एक सच्चाई। 3 बड़े काले रंग के ट्रक, 2 हैवली आर्मर्ड डिफेंडर और एक काले रंग की रेंज रोवर एक पुराने से खंडर की दहलीज पर जाकर रुकती है। लेकिन यह सिर्फ खंडर नहीं था, इसके अंदर छुपा हुआ था एक हाईटेक बेस, चिकनी जमीन, नियॉन लाइट्स, डिजिटल पैनल्स, और उनमें कैद थी रूहों का एक बाजार। ब्लैक रेवन का लीडर एक लंबा ब्लैक लेदर कोट पहने उस रेंज रोवर से उतरता है। उसके चेहरे से यह नहीं लग रहा था कि वो लीडर है, बल्कि एक शिकारी है। पीछे से 2 गार्ड उतरते हैं, ट्रक को रिवर्स करके लगाया जाता है और उनके गेट को खोल दिया जाता है। उन 3 ट्रक में से 2 ट्रक के कांच के कंटेनर में मजदूरों की आत्माएं कैद थी, जिसे वो वहां से एक तरह से छीन कर लेकर आए थे। लीडर उस कंटेनर की ओर देखते हुए कहता है, सुनो, कंटेनर B7 को रिएक्टर रूम में लेकर जाओ। ये सोल्स, इन आत्माओं को नेक्स्ट बैच के लिए तैयार करो, और हाँ, लिस्टिंग कर दो इनकी। बेस के अंदर बहुत सारे लोग थे, वाइट स्टेरिल कपड़ों में। उनका काम एक ही था, स्पिरिट की प्रॉपर्टीज पर रिसर्च। किसी की आंखों में लगन है तो किसी की आंखों में मैडनेस। एक और सीनियर मेंबर ब्लैक कोट पहने हुए उस लीडर के पास आता है। उसकी आवाज में चिंता थी। सर, मैंने देखा वहां पर कुछ अजीब सा हुआ। आपने उस वेदा को मारा नहीं, कोई आदमी बीच में आ गया था, उसने आपको कोई कार्ड दिया था। ऐसा क्या था उस कार्ड में जो आप उसे देखकर वहां से भाग कर आ गए? आपको एक जगह और जाना था बिजनेस डील करने, पर आपने वो कैंसिल कर दी। ऐसा क्या था सर? लीडर गंभीर होते हुए ठंडे टोन में कहते हैं, वो कार्ड एक वार्निंग थी, उसमें उस कल्ट का सिंबल था। वो कल्ट जिससे हमें दूर रहना चाहिए। जैसे मैंने उस कार्ड को देखा, मैं समझ गया कि वेदा उनका है और हमें उनसे पंगा नहीं लेना। अगर हम वेदा से लड़ रहे हैं, मतलब हम उस कल्ट से लड़ रहे हैं। सीनियर मेंबर थोड़ा कंफ्यूज होता है और कहता है, वेदा उनका, यानी कि वेदा उस कल्ट में जाएगा, वो उनसे हाथ मिला ही नहीं सकता। लीडर की आवाज कड़क होती है। वो कहते हैं, हाँ, वो उनसे हाथ नहीं मिला सकता, पर वो कल्ट वाले चाहते कि वेदा उनका हो जाए, इसलिए शायद वो उसे जिंदा रखना चाहते हैं। तभी शायद 2 बार उन कल्ट वालों ने ही वेदा को बचाया। ये सब छोड़ो, अपना काम खत्म करो। उन स्पिरिट्स को मैं लेकर आया हूं, इन्हें कंटेनर में डाल दो। ये सुनकर सीनियर मेंबर अपनी आवाज को थोड़ा धीमे करता है और कहता है, तो फिर वेदा का क्या? लीडर थोड़ा लंबा पॉज लेता है और मन में एक डिसीजन बनाकर बोलता है, वेदा को भूल जाओ। उस रात हमने उसे मारने की कोशिश की और बीच में एक अननोन प्रोटेक्टर आ गया, उसी कल्ट का होगा। उस मोमेंट ने मुझे सब कुछ समझा दिया। वेदा सिर्फ एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट नहीं है, वो कुछ और भी है। तभी कल्ट वाले उसे चाहते हैं, वरना कल्ट वालों के पास तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जो ये काम करते होंगे। वेदा के पीछे पड़ने का कोई और मकसद है। ये सुनकर वो सीनियर मेंबर बोला, तो क्या करना चाहिए? हम पीछे हो जाएं? जिस पर हल्की सी मुस्कान लाकर लीडर कहते हैं, हम पीछे नहीं हट सकते। कल्ट क्या करता है, वेदा क्या चुनता है और ब्लैक रेवन क्या बन रहा है, इन सब चीजों में काफी फर्क है। एक टाइम आएगा जब हम उस कल्ट को भी हरा सकते हैं, पर अभी के लिए अपने काम पर ध्यान दो। वी आर हियर टू डू बिजनेस। उन कंटेनर्स के अंदर ढेर सारी आत्माएं थी जो शीशे पर आकर बार बार हाथ मार रही थी। उनका गुस्सा, उनका दर्द अब केमिकल में बदल रहा था और ये सब डार्क वेब के बाजार पर बिकने वाला था।
साइंस और ब्लैक मैजिक एक ही लैब में मिल चुके थे और ब्लैक रेवन का लीडर इस मार्केट में अपना नाम बनाने के लिए अलग अलग तैयारियां कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ रात के साए लंबे हो चुके थे। एक शहर के होटल के छोटे से कमरे में वेदा अकेले खिड़की के पास खड़े थे। शहर की लाइट्स उनके चेहरे को आधा रोशन करती हैं और आधे अंधेरे में छुपाए रखती हैं। बाहर जिंदगी चल रही थी और अंदर वेदा के अंदर कुछ रुक गया था। वो टूटे अपने आप से कहते हैं, 7 चक्र जाग चुके हैं, फिर भी मैं हार रहा हूं। रास्ता दिखाई नहीं देता। पहले वो व्हाइट बर्ड होती थी, सब रास्ते मुझे दिखते थे, उसकी आवाज भी आती थी, पर आज कोई आवाज नहीं है। मैं बस अंदर से अकेला रह गया हूं। अक्सराज भी नहीं है मेरे पास। अक्सराज होता था तो भी मेरी काफी मदद करता था। उनकी आंखें शहर के उन रास्तों पर जा टिकती जहां से कभी किसी ने उन्हें बुलाया था या जहां से किसी ने उन्हें छोड़ा था। वो वहां पर देखते हुए कहते हैं, मार्गदर्शन चला गया, स्पिरिट सिंबल सब कुछ होने के बाद भी ये अंधेरा क्यों मेरे अंदर घुस गया? उनके लिए यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं रही थी, यह अब पहचान का सवाल बन चुका था। क्या वो सिर्फ एक माध्यम है या उस राख से निकलती हुई आग जो खुद अपनी रोशनी बनाएगी? और उस बेचैनी के बीच एक और सोच उनके दिल के कोने में चुभने लगी थी। स्मृति, वो लड़की जिनसे वो बेपनाह प्यार करते हैं, जिसकी खामोशी को भी वो समझ जाते हैं। वे तो अपने दिल पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, वक्त के साथ सब कुछ दूर हो रहा है। एक वक्त था जब स्मृति की आंखें काफी होती थी। आज ना उन आंखों से मिल पाता हूं ना उससे। पता नहीं कैसा संकट आ पड़ा मेरे ऊपर। जब दिखाई देना बंद हो जाए तो सबसे ज्यादा दर्द उस दूरी का होता है जो किसी और को चुभती है और किसी और को तोड़ती है। स्मृति से उनकी दूरियां बढ़ती जा रही थी, जिसका दर्द स्मृति के लिए कुछ और था और वेदा के लिए कुछ और।